सिर्फ 32 साल की उम्र में एक ऐसा सम्राट जिसने ग्रीस से लेकर भारत की सीमाओं तक अपना साम्राज्य फैला दिया। कहा जाता है कि उसने कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं हारा। उसकी बहादुरी, उसकी रणनीति और दुनिया जीतने का उसका सपना आज भी इतिहास का सबसे महान अध्याय माना जाता है। लेकिन जितनी रहस्यमयी उसकी जीत थी, उतनी ही रहस्यमयी उसकी मौत भी रही। आखिर कौन था सिकंदर महान? उसने इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया को कैसे हिला दिया? और उसकी मौत का असली सच क्या था? आइए इस डॉक्यूमेंट्री में जानते हैं सिकंदर महान की पूरी कहानी। साल 356 ईसा पूर्व, प्राचीन यूनान के मैसेडोनिया राज्य की राजधानी पेला में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम था अलेक्जेंडर। उसके पिता थे शक्तिशाली राजा फिलिप द्वितीय, जिन्होंने मैसेडोनिया को एक शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था, और उसकी माता ओलंपियास थीं, जो मानती थीं कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं बल्कि देवताओं का आशीर्वाद है। बचपन से ही अलेक्जेंडर का स्वभाव बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसे खेलों से ज्यादा घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में रुचि थी। वह घंटों तक योद्धाओं को अभ्यास करते हुए देखता और खुद भी उनसे बेहतर बनने की कोशिश करता। कहा जाता है कि केवल 12 वर्ष की उम्र में उसने एक जंगली और बेकाबू घोड़े को काबू कर लिया, जिसे बड़े बड़े सैनिक भी नहीं संभाल पाए थे। उस घोड़े का नाम था ब्यूसेफेलस, और आगे चलकर वही सिकंदर का सबसे वफादार साथी बना। इस घटना के बाद उसके पिता ने गर्व से कहा, मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, तुम्हें पूरी दुनिया जीतनी चाहिए। शायद उसी पल अलेक्जेंडर के मन में विश्व विजय का सपना हमेशा के लिए बस गया। अलेक्जेंडर की असाधारण प्रतिभा को देखकर राजा फिलिप द्वितीय ने उसके लिए उस समय के सबसे महान दार्शनिक और विद्वान अरस्तु को गुरु नियुक्त किया। कई वर्षों तक अरस्तु ने उसे दर्शनशास्त्र, राजनीति, विज्ञान, भूगोल, चिकित्सा, साहित्य और युद्ध नीति की शिक्षा दी। इन्हीं शिक्षाओं ने अलेक्जेंडर को केवल एक कुशल योद्धा ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी बनाया। लेकिन उसकी जिंदगी अचानक बदल गई जब वर्ष 336 ईसा पूर्व में एक समारोह के दौरान राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। उस समय अलेक्जेंडर की उम्र केवल 20 वर्ष थी। पिता की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अशांति फैल गई। कई विद्रोही सरदारों और पड़ोसी राज्यों ने सोचा कि इतना युवा राजकुमार सिंहासन नहीं संभाल पाएगा, लेकिन उन्होंने अलेक्जेंडर को कमजोर समझने की सबसे बड़ी गलती की। सिंहासन पर बैठते ही उसने तेजी से सभी विद्रोहों को कुचल दिया और पूरे यूनान पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, उस विशाल फारसी साम्राज्य को हराना, जिसे उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत माना जाता था। यहीं से शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे महान विजय। वर्ष 334 ईसा पूर्व, अलेक्जेंडर ने लगभग 40,000 सैनिकों के साथ एशिया की ओर अपना ऐतिहासिक अभियान शुरू किया। उसके सामने था विशाल फारसी साम्राज्य, जिसके सम्राट डेरियस तृतीय के पास संख्या में कहीं अधिक बड़ी सेना थी। अधिकांश लोगों को विश्वास था कि इतनी छोटी सेना फारस का सामना नहीं कर पाएगी, लेकिन अलेक्जेंडर को अपनी रणनीति और अपने सैनिकों पर पूरा भरोसा था। एशिया माइनर पहुंचते ही उसकी पहली बड़ी भिंत ग्रेनिकस नदी के किनारे फारसी सेना से हुई। युद्ध बेहद भयंकर था। अलेक्जेंडर स्वयं सबसे आगे बढ़कर लड़ रहा था और कई बार उसकी जान पर भी बनाई, लेकिन उसकी तेज रणनीति और साहस के आगे फारसी सेना टिक नहीं सकी। ग्रेनिकस की विजय ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि यह युवा राजा कोई साधारण सेनापति नहीं बल्कि इतिहास बदलने आया है। इस जीत के बाद एशिया माइनर के कई बड़े शहर बिना किसी बड़े संघर्ष के उसके अधीन आ गए। अब अलेक्जेंडर का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका था, जबकि फारसी सम्राट डेरियस तृतीय समझ चुका था कि उसके सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसे हराना आसान नहीं होगा। ग्रेनिकस की हार के बाद फारसी सम्राट डेरियस तृतीय ने इस युवा विजेता को रोकने के लिए अपनी विशाल सेना तैयार की। वर्ष 333 ईसा पूर्व दोनों सेनाएं इस्सुस के मैदान में आमने सामने थीं। संख्या के हिसाब से डेरियस की सेना अलेक्जेंडर की सेना से कई गुना बड़ी थी, लेकिन अलेक्जेंडर जानता था कि युद्ध केवल सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि सही रणनीति और नेतृत्व से जीता जाता है। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उसने अपनी घुड़सवार सेना के साथ सीधा डेरियस की ओर हमला बोल दिया। यह हमला इतना तेज और अप्रत्याशित था कि फारसी सेना की पंक्तियां टूटने लगीं।
जब डेरियस ने देखा कि अलेक्जेंडर उसकी ओर बढ़ रहा है, तो वह अपना रथ छोड़कर युद्ध भूमि से भाग निकला। अपने सम्राट को भागता देखकर फारसी सैनिकों का मनोबल टूट गया और युद्ध अलेक्जेंडर के नाम हो गया। इस विजय के बाद डेरियस का शाही परिवार अलेक्जेंडर के हाथों में आ गया, लेकिन सबको हैरान करते हुए अलेक्जेंडर ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। इस्सुस की जीत ने पूरी दुनिया को यह विश्वास दिला दिया कि फारसी साम्राज्य अब अपने सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है, जबकि अलेक्जेंडर का विश्व विजय अभियान अब रुकने वाला नहीं था। इस्सुस की ऐतिहासिक जीत के बाद अलेक्जेंडर सीधे फारस की राजधानी की ओर नहीं बढ़ा। उसने पहले भूमध्य सागर के पूरे तट पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का फैसला किया, ताकि फारसी नौसेना पूरी तरह कमजोर हो जाए। इसी अभियान के दौरान वह शक्तिशाली नगर टायर पहुंचा। यह शहर समुद्र के बीच एक द्वीप पर बसा था और चारों ओर ऊंची, मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था। उस समय इसे लगभग अभेद्य माना जाता था, लेकिन अलेक्जेंडर ने हार नहीं मानी। उसने समुद्र के भीतर पत्थर और मिट्टी डालकर एक विशाल रास्ता बनवाया, जिससे उसकी सेना सीधे शहर की दीवारों तक पहुंच सके। लगभग 7 महीने तक चले कठिन घेराव के बाद आखिरकार टायर पर उसका कब्जा हो गया। इसके बाद उसने गाजा को भी जीत लिया और फिर मिस्र की ओर बढ़ गया। फारसी शासन से परेशान मिस्र के लोगों ने उसका स्वागत एक मुक्तिदाता की तरह किया। वहां अलेक्जेंडर को फराओ घोषित किया गया। इसी दौरान उसने भूमध्य सागर के किनारे एक नए शहर की स्थापना की, जिसका नाम उसने अलेक्जेंड्रिया रखा। आगे चलकर यही शहर प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान, व्यापार और संस्कृति के केंद्रों में से एक बना। लेकिन अलेक्जेंडर का अंतिम लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ था। अब वह फारसी साम्राज्य को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए अपने सबसे निर्णायक युद्ध की ओर बढ़ रहा था, एक ऐसा युद्ध जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था। वर्ष 331 ईसा पूर्व उत्तरी मेसोपोटामिया के गांव गामेला के विशाल मैदान में इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक होने वाली थी। एक ओर था फारसी सम्राट डेरियस तृतीय, जिसने इस बार लाखों नहीं, लेकिन प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक सेना इकट्ठी की थी। उसके पास हजारों घुड़सवार, युद्ध हाथी और धारदार ब्लेड लगे रथ थे। दूसरी ओर था अलेक्जेंडर, जिसकी सेना संख्या में काफी कम थी, फिर भी उसे अपनी रणनीति पर पूरा विश्वास था। युद्ध शुरू होते ही फारसी रथ तेजी से मैसेडोनियन सेना की ओर बढ़े, लेकिन अलेक्जेंडर के सैनिक पहले से तैयार थे। उन्होंने अपनी पंक्तियां खोलकर रथों को बीच से निकलने दिया और फिर चारों तरफ से उन पर हमला कर दिया। इसके बाद अलेक्जेंडर ने अपनी प्रसिद्ध घुड़सवार टुकड़ी के साथ सीधे डेरियस की ओर धावा बोल दिया। यह हमला इतना तेज था कि फारसी सेना की पूरी व्यवस्था बिखर गई। डेरियस एक बार फिर युद्धभूमि छोड़कर भाग निकला। उसके भागते ही फारसी सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया और गांव गामेला का युद्ध अलेक्जेंडर की सबसे महान जीत बन गया। इस विजय के बाद बेबीलोन, सूसा और परसेपोलिस जैसे फारस के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली शहर उसके अधीन आ गए। सदियों तक दुनिया पर राज करने वाला विशाल फारसी साम्राज्य अब लगभग समाप्त हो चुका था। लेकिन अलेक्जेंडर की महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। अब उसकी नजर उस रहस्यमयी और समृद्ध भूमि पर थी, जिसे उस समय लोग भारत के नाम से जानते थे। वर्ष 326 ईसा पूर्व अनेक साम्राज्यों को जीतने के बाद अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं तक पहुंच चुका था। उसके सामने था शक्तिशाली राजा पोरस का राज्य, जो झेलम नदी के पार स्थित था। पोरस अपनी बहादुरी, विशाल सेना और युद्ध हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। यह अलेक्जेंडर के जीवन का सबसे कठिन युद्ध बनने वाला था। रात के अंधेरे और मूसलाधार बारिश का फायदा उठाकर अलेक्जेंडर ने अपनी सेना के एक बड़े हिस्से को गुप्त रूप से नदी पार करा दिया। जब सुबह हुई तो दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध इतना भीषण था कि धरती हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापों और तलवारों की टकराहट से कांप उठी। राजा पोरस अंत तक डटा रहा और घायल होने के बावजूद पीछे नहीं हटा। आखिरकार युद्ध में अलेक्जेंडर की जीत हुई, लेकिन पोरस के साहस ने उसे गहराई से प्रभावित किया। जब बंदी बनाए गए पोरस से अलेक्जेंडर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस उत्तर ने अलेक्जेंडर को इतना प्रभावित किया कि उसने न केवल पोरस का राज्य उसे वापस लौटा दिया, बल्कि उसके अधीन और भी क्षेत्र सौंप दिए। यह घटना इतिहास में दो महान शासकों के बीच सम्मान और वीरता के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में गिनी जाती है।
अगर आपको सिकंदर महान की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताइए कि इतिहास का अगला कौन सा महान योद्धा या साम्राज्य आप देखना चाहते हैं। ऐसी ही सिनेमैटिक और रिसर्च आधारित ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इतिहास के एक और अनसुने और रहस्यमय अध्याय के साथ। धन्यवाद।